हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोम एंड इकोसिस्टम, जैव क्षेत्र और पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोम से। तो जो बायोम होता है वो धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, जलवायु, भूगोल और जीवों की समानता होती है। हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में समानता पाई जाती हो, वो सेम हो। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण तथा वातावरण का जीव समुदायों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों डेफिनेशन से हमें ये लगता है कि दोनों एक ही तरह से हैं। तो हम बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जो जैव क्षेत्र होता है उसमें हम केवल इस बात को कहते हैं कि वहां पे जीव जंतु, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें समानता है, लेकिन जो उसके बीच का अध्ययन है, मतलब वो किस तरह से एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं, इसका अध्ययन हम बायोम में नहीं करते हैं। इसका अध्ययन हम इकोसिस्टम में करते हैं कि जो वहाँ के जीव जंतु हैं और जो वहाँ का वातावरण है वो उससे किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से जो परितंत्र है उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक बायोम और दूसरा हैबिटेट। बायोम हमने पढ़ा है जो उनका क्षेत्र होता है जिसमें वो रहते हैं, और हैबिटेट निवास क्षेत्र एक भौतिक पर्यावरण होता है। जैसे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे हम किस जगह पे रहते हैं और वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है। जैसे अगर हम मकान में रह रहे हैं तो वहाँ पे मकान है, वहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं और वहाँ का संरचना कैसे है, मतलब भौतिक संरचना क्या है। तो ये आ जाता है निवास क्षेत्र में, हैबिटेट में। अब हम बात करेंगे जो जैव क्षेत्र हैं वो 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के हैं। अब हम बात करते हैं जो जैव क्षेत्र है वो 5 प्रकार के होते हैं। रेगिस्तानी बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, घास का मैदान, सागरीय और टुंड्रा। ये जो 5 प्रकार के बायोम हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र भी हैं। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र में ये भी है कि 2 तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। और बायोम में केवल वही चीजें लेते हैं जिनमें प्राकृतिक असर हो, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक टर्म आता है पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे निकेत, या तो इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ग्रीनेल ने किया था। जो निकेत के जो जनक है हम मानते हैं ग्रीनेल है। इसका डेफिनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आहार प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से संघर्ष करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति के लिए पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हैं। उसी को निकेत या तो पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। कर्मता का यही हो गया डेफिनेशन कि जैसे हम खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से अपने भोजन का संग्रह करते हैं। हम बात करें स्थलीय में, तो स्थलीय जो जीव जंतु हैं जैसे हैं गाय, भैंस, ये सब भोजन के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वही जो मछली है, अगर जलीय जीव प्राणी को बोल दे तो वो अपने भोजन के लिए भोजन को ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि उनका जो भोजन प्राप्त करने का तरीका है, जो उनका कर्म है, उनके अनुसार ही हम पर्यावरण में वो दशाएं उन्हें प्राप्त है, जिस वजह से उन्हें भोजन मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो खोज है उसके जनककर्ता माने जाते हैं एजी टांसले। इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना की या उसकी परिभाषा दी। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के प्रकार। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इकोसिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्थलीय और जलीय। तो स्थलीय में है वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा। और जलीय में है सागरीय। सागरों का हमें पता है जो जल होता है लवणीय होते हैं, तो इसको हम लवणी भी कह सकते हैं। फिर है अलवणीय और संक्रमणशील। संक्रमणशील जिसमें लवणीय जल का
अलवड़ी जल में विलय होता है, मिलन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो भी नदियां डेल्टा बनाती हैं या तो एस्चुरी बनाती हैं, वो क्या होता है, नदियों का जल समुद्रों में मिलता है। नदियों का जल क्या होता है, अलवड़ी होता है। जब ये समुद्रों में मिल जाते हैं लवड़ी जल में, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, संक्रमणशील। अब हम आते हैं मानव निर्मित में। मानव निर्मित परितंत्र में है कृषि परितंत्र है, वृक्षारोपण है, बांध, जलाशय, नहरें, एक्वाकल्चर। अब हम 1 बाय 1 करके सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्राकृतिक परितंत्र है, स्थलीय परितंत्र में। सबसे पहले स्थलीय परितंत्र में हम वनों के बारे में पढ़ेंगे कि जो वन है वो कितने प्रकार के होते हैं और वहाँ की जलवायु कैसी होती है और वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं जो वन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, ऐसे वन जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, आर्कटी और कर्क के बीच में, या तो अंटार्कटिका और मकर के बीच में पाए जाते हैं। फिर है ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि, जो कि ध्रुवों पे पाए जाते हैं जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब हम आते हैं उष्णकटिबंधीय पे। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, या तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो सदाबहार वन होते हैं इसमें जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। जो कि हम कहते हैं जो सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, और वही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसमें जो पेड़ है महोगनी, आबनूस, रोजवुड। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। इसमें जो वर्षा वो 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसमें जो पेड़ है वो है सागौन, शीशम। इसमें क्या होता है, ये गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, पर्ण का पात करते हैं, मतलब इनमें जो पत्तियां गिरती हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं। अब हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। तो जो सदाबहार वन है जैसे यूकेलिप्टस हो गया, जिसे हम पर्यावरण का दुश्मन मानते हैं, और जो पर्णपाती वन है शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जैसे हमने पिछले में बात की थी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसमें ये गर्मियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो शीत ऋतु में पत्तियां गिराते हैं, जैसे चेस्टनट हो गया, आंवला। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय। इसमें ठंड में वर्षा होती है, इसे फलों का उद्यान भी कहा जाता है, फल उद्यान। ये शराब उद्योगों के लिए बहुत फेमस होता है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय या तो टुंड्रा वन की। अब हम बात करेंगे टुंड्रा वन, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि। ये टुंड्रा प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमें पता है जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो जो वहां के पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं लाइकेन, विलो, भुर्ज, और वहाँ की जो जनजाति होती है उसको एक्सकिमो कहते हैं, जो कि कच्चा मांस खाने वाली प्रजाति है। अब वहाँ की जो जीव है वो है रेंडियर, लोमड़ी, मस्क, ध्रुवी भालू। ये सब जो जीव हैं वो इनका जो खाल होता है, जो अपर लेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, जिससे ये जो ठंडियां होती हैं उसको टैगा वन या कोटधारी वन। टैगा वन होते हैं पर्वतों के निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे ये वृक्ष हो गए चीड़, स्प्रूस और सिल्वर। इसमें क्या होता है कि पर्वतों के निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो बारिश होती है उसका वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो ये पेड़ होते हैं वो कोन या शंकु आकार का होता है, जैसे हो गया चीड़, स्प्रूस और सिल्वर। इसमें जो पशु है वो है भालू, भेड़िया। कोटधारी वन की एक और खासियत होती है कि जो कम वर्षा की वजह से ये कभी कभी घास के मैदान में तब्दील हो जाते हैं। जो घास के मैदान है वो स्टेपीज है। जो ये स्टेपीज है वो पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में विस्तृत एक घास का मैदान है। अब हम पढ़ते हैं घास के मैदान का। अभी तक हमने वन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र में, जो ये दूसरा प्रकार है। तो जो घास के मैदान हैं वो कुल भूमि का 1/4 भाग हैं,
जिसमें की वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। जो घास के मैदान होते हैं, हमें पता है जैसे घासें बहुत छोटी छोटी होती है, नीचे होती हैं, तो इससे जो वाष्पीकरण होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है बारिश के बाद, तो ये पूरी तरह से धरती पे चला जाता है, जिससे वाष्पीकरण बहुत तेज होता है। इस वजह से जो इसकी पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। जो घास के मैदान है वो दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। हम 1 बाय 1 करके अब दोनों को पढ़ेंगे। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसमें है पंपास, जो कि अर्जेंटीना में है। वेल्ड साउथ अफ्रीका का घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। स्टेपीज पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के भागों में विस्तृत है। केंटबरी न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज हंगरी में है। अब हम आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो है सवाना, जो कि सूडान साउथ अफ्रीका में है। कागोन फिलीपींस। लानोस वेनेजुएला। कंपोज ब्राजील। सेरेंगेटी तंजानिया। ये थे हमारे घास के मैदान, जो कि दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और ये कौन कौन से हैं इसको हमने पढ़ लिया। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मरुस्थल या रेगिस्तान। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और जो मरुस्थल है वो 3 प्रकार के हैं, शीतोष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल में हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे गोबी का रेगिस्तान हो गया, तुर्किस्तान का रेगिस्तान। उष्ण मरुस्थल में पढ़ेंगे सहारा का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। और शीत मरुस्थल अंटार्कटिका रेगिस्तान है, ये हमेशा हिम आच्छादित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो महाद्वीप का पश्चिमी किनारा होता है ना, वो सदा मरुस्थलीय होता है। जैसे हम अपने एशिया की बात करें तो भारत का देखें तो भारत के पश्चिम में ही राजस्थान है, तो वहां पे रेगिस्तान है। तो क्यों मरुस्थलीय होता है, क्यों रेगिस्तानी होता है? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है। जो एशिया है हमारे बगल में है अरब सागर, तो जो अरब सागर है उसमें क्या है, यहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण बादल नहीं बन पाते हैं। और जब बादल नहीं बनते हैं तो वहां पर वर्षा नहीं होती है, जिससे वहां पे मरुस्थल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा, जो कि साउथ अफ्रीका में है। सबसे गर्म मरुस्थल है अटाकामा, चिली तथा पेरू तट पर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का रेगिस्तान। अब हम आते हैं जलीय परितंत्र पे। तो जलीय परितंत्र जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अलवणीय, लवणीय और संक्रमणशील। तो जो अलवणीय होते हैं, मतलब जो जिसका पानी होता है उसमें नमक नहीं पाया जाता, वो शुद्ध होता है, जिसे हम स्वच्छ जलीय परितंत्र करते हैं, जिसका हम यूज पानी पीने में करते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं, एक रुका जल होता है और एक बहता जल होता है। रुके जल में है जैसे जो तालाब का पानी है, झील का पानी है, और बहते जल में है झरने और नदियों का पानी। लवणीय मतलब सागरीय, मतलब महासागरों और सागरों का जल। संक्रमणशील में है आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और ज्वालामुखी। लेक्चर में 1 बाय 1 करके सारे जलीय परितंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।